डे वन से ऐसा प्लान बनाया था कि उसको पीएनबी को पैसा देना ही नहीं है, यानी देना ही नहीं था। उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो छोड़ो, जो इंटरेस्ट था होता था वो तक उसको नहीं दिया, वो भी तब उसकी कंपनी प्रॉफिट में थी। दूसरी चीज़, एक तरफ बिना सिक्योरिटी के एलओयू अप्रूव कर रहा था पीएन की बैंक से, दूसरी तरफ सारा पैसा शेयर कंपनी में घुमा के इंडिया से बाहर भेजा रहा था, यानी शेयर इंडिया से बाहर भेज रहा था। मैं क्या कहना तो वो भी समझाता हूँ। मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बता दिया ताकि पीएनबी के मैनेजर को सेट करके डायमंड बिजनेस को पैसे ले रहा था। इससे साथ साथ पैनल में कुछ और की जिससे और फायदा हुआ। इसलिए नीरव मोदी ने देखा जब ऐसा एलओयू जो सिस्टम था वो काम कर रहा है, तो इसने अपने फेक लो क्वालिटी डायमंड यूज करके ज़्यादा अमाउंट दिखाकर एलओयू लेना स्टार्ट किया। एक्चुअली किया क्या, इंडिया के बाहर हांगकांग, दुबई ऐसे ऐसे करके अलग अलग देश में 17 सेल कंपनियां खोल दी, यानी फेक थी। ये 17 के 17 कंपनी नहीं जो थी, इनको नीरव मोदी ने मैनेज कर रहा था। लेकिन इसके लिए इस 8-8 हजार रुपये डमी फेक डायरेक्टर खड़ा कर दिए, यानी ताकि सबको लगे कि ये इसकी कंपनी नहीं है, ये दूसरी की कंपनी है, और जानबूझकर कंपनी में कम पढ़े पढ़े लोगों को डायरेक्टर बना ले, जो कि इस गेम से जो नीरव मोदी गेम कर रहा था जो उनको समझ में ही ना आए। तो एक्चुअली क्या करता था, जो लोग क्वालिटी के जो डायमंड होते थे जिनको कोई नहीं पूछता था और सस्ते होते थे, इनको इन्हीं फेक कंपनीज में थ्रू बिकाऊ दिखाकर फेक एलओयू पास करवाता था, और जो पैसे आता था वो अपने सेल कंपनी में यानी ओरिजिनल कंपनी में ले लेता था। जिसे मान लो कोई खराब क्वालिटी का डायमंड है, 1 लाख रुपए का उसकी कीमत है, तो वो ये क्या करता था, जो 1 लाख का जो डायमंड होता था वो अपनी ही सेल कंपनी थ्रू जो फेक तरीके से 20 लाख से बेच देता। फेक डायमंड जो होता है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, वो इतना सिंपल नहीं होता। तो ऐसा प्रोसेस दिखाकर जो 1 लाख का जो डायमंड था वो उसकी कीमत 20 लाख बताकर और प्रॉपर बिल बनाता है, और एक बिल बनाता था प्रॉपर रेगुलर चलता था। ये कर करके 17 कंपनी बनाई थी, इनमें से घुमा कर ये जो 1 लाख डायमंड था जो लो क्वालिटी का, उसको कीमत इसने 20 लाख या 50 लाख 60 लाख की कीमत दिखा दी। इसके बाद वो क्या करता था, एक इंडिया के अंदर बैठकर ऐसे दिखाता था कि जैसे कि इस 50 लाख डायमंड की इसको बहुत ज़रूरत है नई नेकलेस बनाने के लिए। फिर इसके बाद ये क्या करता था, इसके लिए लोन के लिए अप्लाई करता था, और इसके पीएनबी सेटिंग पहले से ही हो रखी है, ठीक है। इसको बिना सिक्योरिटी के, बिना पेमेंट के, बिना पेपर वर्क के एलओयू मिल जाता था। यानी ऑफ द स्टोरी होता क्या था, जो बैंक इसको 1 लाख का कीमत के जो डायमंड होते थे
की कीमत 50 लाख या 80 लाख का शेयर कंपनी को दे देता था। ऐसे कर 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 के करोड़ों रुपए इसने बना दिए और अपने देश से बाहर फेंक ले लिए। फेक शेयर कंपनी बना बनाकर अपने लोगों लो क्वालिटी के डायमंड को बेच बेच के लोगों को उस टाइम पे बहुत हैरान होते थे कि रिसेशन के टाइम पर भी इतने बड़े बड़े ऐसे इन्वेस्टमेंट कैसे कर लेता है। और क्योंकि पैसे की दिक्कत तो थी ही नहीं, क्योंकि पीएनबी बैंक थी, तो पीएनबी बैंक जो डिज़ाइन थे पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे थे। इसने दुनिया भर में डिज़ाइन थे, ज्वेलरी थी, उसके एड्स छपवाए और बना रहा था, जिसके साउथ दुबई अमेरिका जैसे देशों में और बहुत सारे देशों में वर्ल्ड वाइड में ऑक्शन डिज़ाइन किया हुआ ऑक्शन करवाता था और करोड़ों में खरीद रहे थे लोग। ऐसे दिक्कत तो थी ही नहीं। जो डायमंड जब चाहे जैसे चाहे वो मंगवा लेता था। तो ये बहुत ही हाई नेकलेस बना के ऑक्शन भी करता था। इसके अलावा बहुत सारे नेकलेस ऐसे थे दुनिया भर में बहुत सारे फेमस हो गए थे, जैसे कि रेयर ऑफ परफेक्शन नेकलेस था, वो 27 करोड़ में बिक गया था ऑक्शन में, बहुत ही बड़ी कीमत होती है। ऐसे मोगो करके एक डिज़ाइन था, वो ज्वेलर्स था, वो 105 करोड़ में, यानी सोचो 105 करोड़ में बिक गया था। उसके बाद 2014 में उसने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अपना पहला स्टोर नीरव मोदी बुटीक नाम से ऊपर किया। फिर वहाँ से मार्च 2015 में मुंबई के काला घोड़ा स्टेशन पे दूसरा स्टोर ओपन किया। फिर से सितंबर 2015 में नीरव ने अपने नीरव मोदी स्टोर की यूएस में एक नया ब्रांड चालू किया, स्टोर चालू किया, उसमें बड़ी सिटी में। और आप देखिए, कहने के लिए स्टोर खोल रहा था, बहुत ही बड़ा पैसे खर्च कर रहा था, बहुत बड़े पैसे खर्च कर स्टोर खुलवाता था, बहुत बड़े बड़े कंपनी बन गई थी, बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी भी बन गई थी। जिसके यूएस वाले स्टोर के ऊपर ओपनिंग में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप के जो जूनियर और उनकी वाइफ वेनिसा ट्रंप को ओपनिंग में आए थे। उसके साथ साथ बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सारे एक्टर्स हो, मॉडल्स हो, सारे बड़े बड़े मॉडल्स, प्रियंका चोपड़ा सब, नीरज कौर सब आए थे। इसने इतना पैसा कमा लिया था कि जब फर्स्ट मैगजीन में रिचेस्ट लोगों की लिस्ट आई थी, उसमें वो इंडिया में 85th रैंक पे था वो, और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका 12,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा था उसके पास। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। इसकी जो सक्सेस थी उसके पीछे इंडिया के मिडिल क्लास लोगों की जो जुड़ी हुई सरकारी बैंकों के पैसे थे वो थी, जहाँ पे और एक आम आदमी 1-2 EMI मिस होने के बाद रिकवरी एजेंट तो होता है, वो उसके घर पे चला जाता है, गुंडे भेजते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस 6-7 साल तक इंटरेस्ट पैसा नहीं दिया, मूडी तो छोड़े इंटरेस्ट भी नहीं दिया, और इस बात की किसी को हवा भी नहीं लगी। पीएनबी बैंक के MOU थे, इसके स्कैम के पैसे से खुद सारे पैसे एड कैंपेन और खुद पीएनबी बैंक से पैसे से ही किए, जिसमें प्रियंका चोपड़ा को नीरव मोदी ने अपने ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिए हैं। जिस हीरोइन को वो डिसाइड करे मुझे ये हीरोइन चाहिए
और मुझे इससे ही एडवर्टाइज करवानी है अपने ब्रांड का, वो 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा पैसा देकर ही उसको पैसा देता था और उसके बाद वो इसके ऐड करवाता है। ऐसे कर करके बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना अब बहुत सारे लोगों हीरो हीरोइन से ऐड करवाए। हम इसके बाद क्या होता है, नीरव मोदी जो स्टोर है उनकी फ्रेंचाइजी भी दे रहा था, 10 करोड़ में उसको फ्रेंचाइजी देता था और उसके लिए बदले में वो स्टोर में लगाने के लिए 25 करोड़ का माल देता था, यानी डायमंड्स देता था। तो ऐसे करके उसमें से एक हरिप्रसाद नाम के व्यक्ति ने इसके एक फ्रेंचाइजी ली थी, उसको बदले में 10 करोड़ उसको दे नीरव मोदी को। लेकिन 10 करोड़ लेने के बावजूद नीरव मोदी ने उसको कुछ भी नहीं दिए। फिर उसके कुछ टाइम बाद हरिप्रसाद ने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया है, उससे बात भी करना बंद कर दिया, उससे मिलना भी बंद कर दिया। तो 2012 में फ्रेंचाइजी के लिए हरिप्रसाद ने जो पैसे दिए थे, लेकिन 2015 आते आते ऐसे ही टहला रहा था, उसको कुछ नहीं दिए। वह हरिप्रसाद थक हार के 2015 में बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में पुलिस के खिलाफ FIR की, कंप्लेंट की, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर 2016 में CBI को भी एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2016 में PNB को भी लेटर लिखा हो, फिर मल्टीपल, उसके बाद 29 जुलाई को इसने एप्लीकेशन थे उसको ROC बॉम्बे को भी भेजा था, लेकिन ROC बॉम्बे कुछ नहीं हुआ और सब जगह पे नीरव मोदी के सामने कुछ भी शिकायत नहीं की। थका हारा हरिप्रसाद, उसके पैसे डूब गए। और नीरव मोदी ऐसा नहीं है कि एक ही हरिप्रसाद का ही पैसा खा के बैठा था, इससे पहले बहुत सारे लोगों के फ्रॉड किए थे। एक बार इसने कैनेडियन के सिटीजन जिसका नाम था पॉल था, उसको $12,000 पे नकली डायमंड की रिंग दी थी। उसने उसके ऊपर केस भी कर दिया था, लेकिन उसने अपनी पावर अपना पैसा यूज़ करके इसको केस रफा दफा करवा दिया था। लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या होता है, ईयर 2017 आ चुका था, आते आते इस टाइम तक PNB मैनेजर साथ मिलकर 1212 LOU लिए थे, वो भी बिना गारंटी के। यह समझ लो 11,400 करोड़ PNB को वो गारंटर बना के इंडिया के बाहर पैसा भिजवा दिया था और सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं दिया भाई, कुछ भी नहीं। और पूरे पैसे से जिम्मेदारी PNB बैंक की आती थी, ना कि नीरव मोदी की। क्योंकि इसमें हैरानी की बात ये थी, ये बैंक के ऑफिशियल थे, इसके लिए CBS में एंट्री भी नहीं हुई, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं, कुछ नहीं, बिना लिखी पढ़ी के लोन दे दी। और PNB का जो 900 अकाउंट था उसमें को सारे ट्रांजेक्शन होने थी, वो तक किसी ने नहीं की। वो बहुत बड़ा कॉन्सिडेंस था भाई। नीरव मोदी के नीरव कंपनी ने 2 अरब से ज़्यादा बिजनेस कर लिया था उस टाइम। उसके बाद भी जो इंटरेस्ट था, ब्याज था या मूडी थी, रकम थी, वो नहीं लौटा है। जानबूझकर ही मन बना के रखा था कि मुझे पैसे वापस नहीं देना है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद एक चीज़ होती है जिसमें वजह से
सारा जो स्कैम चल रहा था इतने सालों से वो सामने आ जाता। एक्चुअली 31 मई 2017 को पीएनबी का डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हो जाता है और इसकी जगह पे नया ब्रांड मैनेजर आता है, यानी दूसरा मैनेजर आता है। वो मैनेजर बनता है। उसमें इसमें क्वेश्चन उठाता आ रहा है कि गवर्नर बैंक के रूल्स के हिसाब से ज़्यादा केसेस में बैंक मैनेज पोस्ट स्टाफ को 3 साल से ज़्यादा एक ही ब्रांच में नहीं बिठा सकते। 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन गोकुलनाथ शेट्टी के केस में एक्सेप्शन हुआ था, यानी 3 साल नहीं 7 साल तक वो एक ही ब्रांच में था, यानी नियम का उल्लंघन भी हुआ था। और नीरव मोदी पीएनबी से ही इसी ब्रांच से एलओयू करवाता था, यानी समझ सकते कितना बड़ा स्कैम कर रहा था। और कोई वो दूसरी जगह जाता ही नहीं था लोन लेने के लिए। ये भी बहुत ही बड़ा कॉन्सिनेंस है। जब ये पीएनजी ब्रांड नए मैनेजर आते हैं तब 6 महीने तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके बाद दोबारा नीरव मोदी अपनी तरफ से अपनी टीम तरफ से एक लेटर देते हैं। स्टरर डायमंड RUS और सोलर एक्सपोर्ट से फिर से एक नए LOU के लिए अप्लाई करता है। नए मैनेजर के पास आता है, सेम पीएनबी ब्रांच, लेकिन ब्रांच मैनेजर बदल गया। लेकिन लोन का अमाउंट था 300 करोड़ के आसपास था। अब पुराना मैनेजर था तो वो चला गया था, तो तुरंत अप्रूवल कर ले। अब तो नए मैनेजर आ गए। नए मैनेजर दिनेश भारद्वाज थे। उसने LOU तो ठीक है, चलो हम कर देते, हम तो कर देंगे। उसके सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है भाई? वो नया मैनेजर तो मांगेगा। उसके जवाब में नीरव मोदी का ऑफिशियल से गलती ये हुई, उसको लगा कि सिक्योरिटी इतने टाइम से नहीं दे रहे, देनी ही नहीं होती है। इस वजह से गलती से उसने बोल दिया है, गलती से। क्या मजाक कर रहे हो भाई? हम तो इतने सालों से सिक्योरिटी दे नहीं रहे। हम बिना सिक्योरिटी पर जैसे हम 5 LOU मिल जाता और यहीं से हर बार LOU मिल जाता। आप अपना सिस्टम भी चेक कर सकते हो। ये सुनकर नया मैनेजर आया था, उसके पैरों से नीचे जमीन हिल गई। उसने सिस्टम में चेक किया तो उसमें सही में ऐसा ही हुआ था। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी। मैनेजर की हालत बिगड़ गई। और इंक्वायरी एक बिठाता है पुराने मैनेजर से, जो जो चीज़ें की थी, जो जो गलती की थी, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। बिना किसी सिक्योरिटी के पीएनबी ने करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए स्कैम बन चुके हैं। बदला कि वो पैसा पीएनबी को देना होता है अगर नीरव मोदी नहीं देता है तो। अगर जो नीरव मोदी नीयत भी नहीं थी कि मुझे पीएनबी को वापस देना है। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2018 को नीरव मोदी फैमिली के साथ इंडिया छोड़ चुका था और बाहर चला गया था। अब सारी चीज़ें बाद पीएनबी एक गलती सुधारने के लिए सारे एफर्ट्स लगाए, सारे अपने जैक्स लगाती है और नीरव मोदी की कंपनी को बोला जो जो आपने पेंडिंग अमाउंट है वो पहले आप क्लियर करो, जो पुराने अकाउंट है वो क्लियर करो, 0 करो, और जो भी आइटम इंपोर्ट किए हैं उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करो। यानी जो डॉक्यूमेंट दिए वो डॉक्यूमेंट हमें दो। जो पीएनबी बैंक को बहुत सारा हलबले बची हुई थी। और दूसरी तरफ नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में
हवा हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवाता हुआ पकड़ा गया। इसके बाद नीरव मोदी कंपनी जो थी 25 जनवरी 2018 को तक कोई भी अमाउंट क्लियर नहीं हुआ, तब डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं करती, तब थक हार कर पीएनबी 4 दिन बाद पीएनबी बैंक 29 जनवरी को 2018 को आरबीआई को एक फ्रॉड के बारे में सब कुछ बताता कैसे फ्रॉड हुआ। इसके साथ साथ पीएनबी के साथ पीएनबी पुराने जो साथ थे मैनेजर थे सीबीआई के पास उस नीरव मोदी उसकी जितनी भी कंपनीज भी थी उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं और बाकी के जितने भी ऐसे एसोसिएट थे अकाउंट नीरव मोदी के उन सारे फ्रीज भी करवा, यानी नीरव मोदी के अकाउंट फ्रीज करवाते हैं। और इस पूरी छानबीन में 10 पीएनबी कर्मचारी शामिल थे जिस पर शक था, उसको निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। इतने लोग बहुत सारे लोग थे जो पीएनबी 10 लोग थे उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जब सीबीआई ने अपनी तपास चालू की ये सामने आया नीरव मोदी जो मैनेजर थे उनके पास पीएनबी के सिस्टम इलीगल टैक्सेस भी थे, उनके पास सिर्फ सिस्टम थे, उनके लॉगिन जैसे कि लॉगिन पासवर्ड सब थे। जैसे वो क्या करता था सिस्टम से अपने एलओयू खुद ही वेरिफिकेशन पीएनजी कर्मचारी से लॉगिन से ही खुद ही अप्रूव करता और अप्रूवर दे देता। हर एलओयू के बदले में पीएनबी का करप्ट ऑफिसर जो थे उनका कमीशन भी नक्की हुआ था और कमीशन भी दे देता। वो सारी चीज़ सामने आई तो समझ में आ गया था कि बहुत बड़ा लेवल पे कांड हुआ है भाई, बहुत बड़े लेवल पे, और पूरा पीप रैन था, ऐसा नहीं कि देना था। उसके बाद 4 फरवरी 2018 को सीबीआई ने नीरव मोदी के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस जारी किया ताकि एक बार नीरव मोदी बुलाकर इंक्वायरी की जाए सके, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। नीरव मोदी ने कभी भी हेल्प का बहाना बनाया, कभी अपॉइंटमेंट किसी मीटिंग का बहाना बनाया, मासिक स्थिति बनाया और वो मीटिंग में आया नहीं। नीरव मोदी का इंक्वायरी चल रही थी। इसी बीच ये भी पता चला कि नीरव मोदी मामा यानी बहुत बड़ा कांड मेहुल चौकसी ये भी बिना सिक्योरिटी के एलओयू बैंक से निकलवाला करता था। तो 7 फरवरी 2018 को सीबीआई ने इसके ऊपर एफआईआर मेहुल चौकसी के ऊपर भी आ गई एफआईआर। उसके बाद 7 दिन बाद 14 फरवरी को 2018 को ईडी की इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और इसको आना पड़ा। ईडी की एंट्री होते ही बाकी सारी चीज़ें पता चलती। इसके साथ साथ ये जो सेल कंपनी है बनाकर पैसा वो घुमा रहा था उसके बारे में भी पता चलता है कि भाई इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ चल रही थी। नीरव मोदी इसके बारे में पता चल गया कि अब मेरी लगने वाली है, तो अपने भाई निहाल मोदी के साथ मिलकर ये जो सेल कंपनी के जो डमी डायरेक्टर थे उनका मोबाइल ले लेता है, उसके बाद तोड़ देता है। वो डमी डायरेक्टर को इजिप्ट कायरा में शिफ्ट कर देता है सारे डायरेक्टर को। जब तक ईडी को पता चलता है तब तक बहुत बड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि नीरव मोदी कांड करके चला गया था। उसके बाद ईडी 15
फरवरी को नीरव मोदी की कुड जो यहाँ रहता था काला घोड़ा जेवरी स्कोर, ये जितने भी मिलकत थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ऐसे करके 5,010 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर रेड मार दी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी। उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन थी, जो 5,010 करोड़, जो वो सब सेल कर दी। अब उसका कोई हक नहीं है। जो 5100 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, उसको लेके भी बहुत बड़ा हल्ला हो रहा था। आगे चल के लोगों ने का कहना था कि ये 17 लोकेशन था, 17 प्रॉपर्टी था जो एलिस हटाई गई है, जो ये ज़रूरत से ज़्यादा पहुंचाई गई है अपनी गलती को छुपाने के लिए, क्योंकि उसकी इतनी वैल्यूएशन नहीं होती। लोगों को पता था, लोगों को जो प्रॉपर्टी थी, जो वैल्यूएशन थी, जो रिपोर्ट है, वो पब्लिक बाहर आए कि ताकि सच और झूठ का पता चल जाए, क्योंकि इतनी वैल्यूएशन है कि नहीं है इन प्रॉपर्टी की। पर पूरे वैल्यूएशन की रिपोर्ट पब्लिक कभी की ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता चला ही नहीं। उसके बाद ईडी फॉरेन मिनिस्टर को एक लेटर लिखती है, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को पास उसको एक पासपोर्ट रद्द करवाता है। और जैसे ही बाहर आती है, तब उससे पूरे देश में हड़कंप बन जाता है, सभी जगह हाकर बैठते थे। पीएनबी बैंक के बाहर लोग अपना पैसा निकालने के लिए लाइन लग जाती, सुबह से लाइन लग जाती है पैसे बाहर निकलने। शेयर मार्केट में 39 बैंक्स होती है, यहाँ 34 बैंक स्टॉक धड़ाधड़ गिरने लगते हैं, धड़ाधड़ 34 बैंक नीचे गिरने लगते हैं। अगले पीएनबी बैंक का स्टॉक जो 10% गिरावट आता है, पीएनबी बैंक का जो मार्केट वैल्यूज के हिसाब से 800 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान होता। जो डायमंड इंडस्ट्री थी, उसको भी 10% गिरावट आ गई थी और सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। जो जेन्युइन बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, उनके बिजनेस लोन्स को भी बैंक ने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। उसके अलावा 13 मार्च 2018 को आरबीआई ने ये जो एलओयू का जो पूरा सिस्टम था, जो बकवास सिस्टम लगता था, उसको ही बैन कर दिया। तुरंत ही दूसरा एक सिस्टम चालू करवा, जब एलओयू खत्म हो गया, ताकि आगे से ऐसा ना हो। और ऑडिटिंग पूरा प्रोसेस उस टाइम पे चेंज किया गया। नए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बना के आम जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। एजेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो इनके चेले चपाटे थे, जो अपने घूस रिश्वत वाले थे, उनको पकड़ना चालू कर दिया। जैसे कि हेमंत पूरे घोटाले का पेपर वर्क संभालता था। पीएनबी के मैनेजर गोकुल नाथ सिंधे और क्लर्क मनोज खट्टर को नीरव मोदी के कंपनी के फाइनेंस संभालने वाले विपुल अंबानी उसके साथ 4 और कर्मचारी को पकड़ लिया। इसलिए जो विपुल अंबानी है वो मुकेश अंबानी के चचेरे भाई है। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गई और एक दूसरे को आरोप करने लगे और गवर्नमेंट को प्रेशर भी बढ़ गया। सीबीआई को ये कहा जा रहा था कि कैसे भी करके नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाना चाहिए, इंडिया में लाना चाहिए। इससे कुछ ही महीने बाद सीबीआई ने इंटरनेशनल पोल जो है उससे हेल्प मांगी, इंटरनेशनल पोल मांगी। इंटरपोल थी राइट अवे इंक्वायरी स्टार्ट करते। इससे हेल्प ही होती है कि 2002
नीरव मोदी खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस एक अलर्ट होता है जिसमें इंटरपोल दुनिया भर के देशों को इन्फॉर्म करता है कि इस आदमी को लोग लोकेट करके जहाँ भी कंट्री आप वो जहाँ भी कंट्री में मिलता है, जिस देश में मिलता है और जिस देश में क्राइम किया होता है उसको सौंप दो, उसको बोलते हैं लुक आउट नोटिस। उसके बाद क्या होते हैं, दुनिया भर की पुलिस नीरव मोदी को ढूंढने लगती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नीरव मोदी कहाँ है। हैरान की बातें थी, नीरव मोदी की किसी को पता ही नहीं था कि दुनिया में है क्या, मर गया, जिंदा है। और उसके बहुत सारे महीने के बाद एजेंसी को एक खबर मिलती है कि नीरव मोदी गोल्ड वीजा लेके यूके में सेटल हो गया भाई। जैसे ही ये चीज़ पता सबको चलती है, 23 जुलाई 2018 को इंडिया के तरफ से ईडी ने, सीबीआई ने यूके की गवर्नमेंट को एक लेटर भेजती है। एक्शन एक नियम की तरह नीरव मोदी को हम उनको वापस दे दो, यूके को सरकार को वापस दे दो। पर यूके गवर्नमेंट कहती है कि हम ये मान ही कैसे लें कि नीरव मोदी यूके में है। आप बोलते हैं पर हमें तो पता नहीं है, हमें भी उसकी लोकेशन पता नहीं है। कुल मिला के नीरव मोदी के जो लोकेशन थी वो यूके के गवर्नमेंट को भी पता नहीं थी गोल्डन वीज़ा होने के बाद। और इसके बाद क्या होता है, 9 मार्च 2019 को द टेलीग्राम का एक न्यूज़पेपर होता है वहाँ का लोकल, वो उसका एक जनरल यानी पत्रकार को लंदन में घूम रहा होता है। वहाँ पे नीरव मोदी जैसे एक बंदे को देख लिया और वही नीरव मोदी ही होता है। वो कैमरा लेके उसके पास पहुँच जाता है, बहुत सारे सवाल एक साथ कर लेता है। और नीरव मोदी शुरू में कुछ बोलता नहीं है, उस घटना के बाद पता चलता है नीरव मोदी पिछले 1 साल से लंदन के सेंट्रल पॉइंट टावर में एक बहुत बड़ा लग्जरियस अपार्टमेंट में रह रहा है। उसकी जो कीमत होती है 70 से 80 करोड़ के बीच में, जो उसको वहाँ पे रहता है अपनी फैमिली के साथ। जब इसकी लोकेशन पता चल गई तब यूके की गवर्नमेंट इंडिया के तरफ से जो केस किया हुआ है, जो रिक्वेस्ट की थी, उसके यूके के कोड में भेज देते हैं। और अब ये सारे पोस्ट इस सारी घटना के बाद 18 मार्च को 19 को नीरव मोदी के लिए अरेस्ट वारंट निकलता है और नीरव मोदी पे 20 मार्च 2019 को नीरव मोदी अरेस्ट करते धरपकड़ करके वेस्ट में यूके के कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। अब कोर्ट में जब सुनवाई होती है तब दोनों पक्ष सुनाया जाता है और नीरव मोदी हर चीज़ के लिए साफ मना करता है, मैंने गुनाह नहीं किया। लेकिन सबूत बहुत सारे स्ट्रांग थे नीरव मोदी के खिलाफ, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद यहीं से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू सुनवाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद कई दिनों के बाद केस चल रहा है। बहुत सारे केस चल रहे हैं, बहुत सारी जगह। इंडिया नीरव मोदी की मांग कर रहा था यूके से, लेकिन नीरव मोदी का वकील था जो यूके के कोर्ट के अंदर नीरव मोदी को मेडिकल ह्यूमन राइट के द्वारा बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नीरव मोदी का वकील था, जिसकी वजह से
चाह के भी वो वापस नहीं ला पा रहा था इंडिया को नीरव मोदी। यूके के आर्टिकल 3 के नियम के अनुसार पनिशमेंट नाम पर आप किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते। उसको इंडिया भेजा दे, वो आत्महत्या कर सकता है, इसको इंडिया मत भेजो। उसके बाद नीरव मोदी के दूसरी बार कहा इंडिया के अंदर नीरव को अपने डिफेंस की आज़ादी नहीं, नीरव मोदी को अपने बात करने की आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने पॉलिटिशियन जितने नेता के उसको पॉलिटिक मुद्दा बना रहे हैं। उसको प्रूव करने के लिए नीरव मोदी को जो वकील था उसने जो इंडिया के न्यूज़ आर्टिकल है, वीडियो है, टीवी वीडियो है, इंडिया के अंदर उसके पुतले बाहर जा रहे हैं, उसको मारे जा रहे हैं, वो सब लाके उसको छोड़ देंगे नहीं। ये सब चीज़ें उसको प्रूव यूके कोर्ट को सबूत के तौर से रजू किए। जो पुतले भी जलाए गए थे नीरव मोदी, उसको वीडियो भी सबमिट किए। अब नीरव मोदी का वकील सारी चीज़ें कर रहा था। इसके बाद इंडिया की तरफ से रिप्लाई आया, ये सब जो बोला जा रहा है, जो कुछ हो रहा है इंडिया में, ये बचने के लिए बोला जा रहा है, उसमें कोई तर्थ नहीं है। इंडिया में फेयर ट्रायल होता है और सबकी सुनी जाती है। और इंडिया के एक स्पेशल सेल है इंडिया में, उसकी वीडियो भी यूके पुलिस को भेजी गई थी। और देख लो हमारे वहाँ नीरव मोदी को कोई ऐसा नहीं होगा, फेयर ट्रायल होगा, सबकी सुनी जाएगी। उसके बाद कई दिन के बाद सुनवाई चलती रही। उसके बाद 25 फरवरी के 2021 को वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट ने सारे सबूत देख के अपना फैसला दिया, नीरव मोदी को दोषी करार कर दिया और सारी चीज़ें फिक्स हो गई। नीरव मोदी को इंडिया भेजा जाएगा। इनफैक्ट